Hello everyone. So today we are starting class 10th science chapter 5 life processes. एक्चुअली मुझे एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर भी स्टार्ट किया जाए और इसी रिक्वेस्ट की वजह से आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर को हम 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे ताकि चैप्टर को हम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप कवर कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running, or a cow chewing cud, or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. सबसे पहले एनसीईआरटी हमसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर हम किसी डॉग को भागते हुए देख रहे हैं, काऊ को खाना खाते हुए देख रहे हैं या किसी पर्सन को वॉक करते हुए देखते हैं, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लिविंग बींग्स है ये लोग, क्योंकि इनमें हमें एक्टिविटी या मूवमेंट क्लियरली दिख रही है। What if the dog or the cow or the man were asleep? We see them breathing and we know that they are alive. लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन सोचो, अगर वही डॉग सो रहा हो, काउ सो रही हो या कोई पर्सन सो रहा हो, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो लिविंग ही है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ विजिबल मूवमेंट को देखकर हम लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। एक ऑर्गेनिज्म रेस्ट या स्लीप की कंडीशन में हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अलाइव होता है। What about plants? How do we know that they are alive? We see them green, some of us will say. But what about plants that have leaves of colors other than green? They grow over time, so we know that they are alive, some will say. In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. But a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. अब एनसीईआरटी प्लांट्स के एग्जाम्पल दे रही है। एनिमल्स में मूवमेंट रिलेटिवली इजीली ऑब्जर्व हो जाती है, लेकिन प्लांट्स एक जगह फिक्स्ड होते हैं। तो हम कैसे कहेंगे कि प्लांट्स लिविंग है? प्लांट्स ग्रो करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और उनके अंदर भी डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज होती रहती है, लेकिन ये एक्टिविटीज हमें एनिमल्स की मूवमेंट की तरह क्लियरली विजिबल नहीं होती। इसलिए विजिबल मूवमेंट अलोन के नॉट बी कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। So, using visible movement as a defining characteristic of life is not enough. तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। हम यूजुअली मूवमेंट को लाइफ से कनेक्ट करते हैं, लेकिन विजिबल मूवमेंट अलोन इज नॉट इनफ टू डिफाइन लाइफ, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट हमें नेक्ड आई से क्लियरली दिखाई नहीं देती। प्लांट इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसलिए हमें लाइफ को समझने के लिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को भी समझना होगा। Movements over very small scales will be invisible to the naked eye. Movement of molecules. For example, is this invisible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. अब एनसीईआरटी हमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, मॉलिकुलर मूवमेंट। मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। इनकी मूवमेंट इतनी स्मॉल स्केल पर होती है कि हम इसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव और इंटरेक्ट करते रहते हैं, और ये मॉलिक्यूलर लेवल एक्टिविटीज लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. एनसीईआरटी यहाँ वायरसेस का एग्जाम्पल दे रही है। वायरसेस एक इंटरेस्टिंग केस है। उनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसी एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली नहीं होती। जब वायरस किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट करता है, तब उसकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। इसी वजह से वायरसेस को लेकर ये डिस्कशन होता रहता है कि उन्हें कंप्लीटली लिविंग माना जाए या नॉन लिविंग। क्लास 10 की लेवल पर अभी आपको मेन पॉइंट याद रखना है, मॉलिकुलर एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। Why are molecular movements needed for life?
We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them, and so on. अब एनसीईआरटी हमसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स लाइफ के लिए नेसेसरी क्यों है। इसको समझने के लिए हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन समझनी होगी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो सेल्स से भी पहले हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स से भी छोटे लेवल पे जाते हैं ना। जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, एटम से होती है। और जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एटम से लेके ऑर्गेनिज्म तक होता है। लेकिन जब हम बायो पढ़ते हैं तो हम जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो मोस्टली सेल कहते हैं, बट चैप्टर में हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिया है। मतलब एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट लेवल्स पर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. एनवायरनमेंट का इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर कंटिन्यूसली पड़ता रहता है। इस वजह से बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स है उनमें डैमेज या वेयर एंड टेयर हो सकता है। अगर ये डैमेज कंटिन्यूसली होता रहे और रिपेयर ना हो तो ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब होने लगेगी। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यूसली अपनी बॉडी को मेंटेन और रिपेयर करना पड़ता है। Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. अब एक सिंपल कनेक्शन समझो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स से बनी होती है, तो इन स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए मॉलिक्यूल्स को कंटिन्यूसली मूव और इंटरेक्ट करना पड़ता है। इसी वजह से मॉलिकुलर मूवमेंट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइफ एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली डिफरेंट एक्टिविटीज चलती रहती है। What are the maintenance processes in living organisms? Let us explore. अब यहाँ से हमारे चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। क्वेश्चन ये है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ को मेंटेन कैसे करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ एसेंशियल प्रोसेसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं। इन्हीं एसेंशियल प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। हम जो पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हमारे जो अलग अलग टाइप के लाइफ प्रोसेसेस है। मैं अभी सिर्फ आपको प्रिसाइसली बताऊंगी कि क्या क्या है। सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का मतलब है फूड को ऑब्टेन करना और बॉडी के लिए उसका यूटिलाइजेशन करना। हमें फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर और एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में करेंगे। सेकेंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में फूड से एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इस प्रोसेस को भी हम चैप्टर में डिटेल में करेंगे। बेसिकली हम नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन करेंगे एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो रेस्पिरेशन होगा। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए फूड, ऑक्सीजन और बाकी जो सब्सटेंसेस है बॉडी के रिक्वायर्ड पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना हमारे लिए जरूरी है। इसी प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। फोर्थ है एक्सक्रीशन। बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रिजल्ट में वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। इन वेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी है। इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने जो पढ़ा अभी तक उसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि क्या विजिबल मूवमेंट लाइफ की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, तो आंसर होगा नो। देन सेकेंड विल बी प्लांट्स लिविंग है इवन थॉट दे डोंट शो मूवमेंट लाइक एनिमल्स, व्हाई? सो द आंसर विल बी क्योंकि लाइफ सिर्फ विजिबल मूवमेंट पर डिपेंड नहीं करती, प्लांट्स के अंदर भी कंटिन्यूस लाइफ एक्टिविटीज होती है। थर्ड, मॉलिकुलर मूवमेंट्स क्या है? सो मॉलिक्यूल्स की वेरी स्मॉल स्केल मूवमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंटिन्यूसली होती है वो हमारी मॉलिकुलर मूवमेंट है। फोर्थ, मॉलिकुलर मूवमेंट्स लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को कंटिन्यूसली मेंटेन और रिपेयर करना होता है। एंड फिफ्थ, 4 मेजर लाइफ प्रोसेसेस कौन से हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके स्टूडेंट, अब आज के लेक्चर के कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इसको क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना। नोट्स इंग्लिश में है ताकि आप उन्हें इजीली रिवाइज कर सको और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में यूज कर सको। आपको वीडियो के साथ नोट्स लिखने या डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है मेरे को। अगर आपको आज के लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और वहाँ मैं लेक्चर्स के नोट्स के साथ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी शेयर करूंगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछना है, किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेसेस। आज हमने समझा कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विजिबल मूवमेंट लाइफ की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं है, मॉलिकुलर मूवमेंट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यूस मेंटेनेंस की नीड क्यों होती है, और मेजर लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। हमारा चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस टोटल 6 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर की फर्स्ट मेजर लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन को डिटेल में स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर्स के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, सो चैनल ज्वाइन कर लेना। और किसी भी डाउट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।